Hello friends, good morning to all of you and I heartily welcome you in this channel Let's Economics with me. हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके थे और हमारी जो सीरीज है वो बिल्कुल ही कॉन्टिन्यूसली चल रही है, बहुत बड़ी बात है। देखते हैं आगे। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। प्लीज भाई फोकस्ड करते रहिए, साथ के साथ काम करते रहिए उस चीज के ऊपर। देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। क्वेश्चन जो था हमारा आई थिंक 33 क्वेश्चन तक, हाँ जी 33 क्वेश्चन हो चुके थे। 34 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अंदर बतानी है, काफी सारी थ्योरीज यहाँ पर गिवन है। ओके, सबसे पहले आती है जैसे रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी, इनकम थ्योरी, क्वांटिटी थ्योरी एंड कैश बैलेंस अप्रोच। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। देखिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है, सॉरी मनी डिमांड की जो है वो वाली बात करें। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डिमांड क्या कहती है? ये दी थी भाई फिशर्स ने। पहली बार फिशर्स की गिवन है ये कहता था कि एम बी इज इक्वल टू में पीटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मनी, और जो ये हमारा रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा। तो यानी कि डिमांड फॉर मनी जो है ना वो डायरेक्टली जो है प्राइस लेवल के ऊपर डिपेंड करती है। सिंपल सा मतलब क्या है इसका कहने का, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है फिशर्स ने गिवन दी थी, वो कहता है कि डिमांड फॉर मनी जो है वो डायरेक्टली प्राइस रिलेटेड है, यानी कि प्राइस के ऊपर इंपैक्ट है। प्राइस का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही डिमांड फॉर मनी की जाएगी। ये थी क्वांटिटी। एक उसके बाद क्या आ जाता है भाई, एक अप्रोच आ जाती है हमारे पास कैश बैलेंस अप्रोच। देख लीजिए सेकंड अप्रोच जो आती है हमारे पास, मान लीजिए एक और है कैश बैलेंस अप्रोच। कैश बैलेंस अप्रोच, अच्छा भाई इसको मैं बता देता हूं आपको, दो नाम से और जान सकते हैं इसको। हम लोग एक है ना कैम्ब्रिज इक्वेशन के नाम से भी जान सकते हैं भाई। कैम्ब्रिज इक्वेशन, ये नाम ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इसके नाम से, हाँ कैम्ब्रिज इक्वेशन के नाम से या कैश बैलेंस अप्रोच के नाम से, दोनों से हम इसको जान सकते हैं। सेकंड थिंग क्या है, इसके अंदर क्या कहता था कि इसके जो फिशर्स ने बात की थी वो प्राइस लेवल की बात करता है। यहां पर अगर हम देखें ना, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, एम बी इज इक्वल टू में 1 में पी के बारे में बात करता था, यानी कि प्राइस लेवल का जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां पर माना जाता था इस चीज को। ओके देन उसके बाद आती है हमारे पास, अच्छा ये देख लीजिए दी किसने थी, ये दी थी हमारे पीगू ने। पीगू ने दी थी भाई, हाँ हमारे पीगू ने। खैर तो कैश बैलेंस अप्रोच ये रहेगी। एक और आती है हमारे पास जैसे रीस्टेटमेंट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ओके गाइस देख लीजिए तीसरी जो थ्योरी है एक और है हमारे पास, वो आती है हमारे पास रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, है ना। ठीक है, अभी हमने ना फिशर्स की पढ़ी थी, डिमांड फॉर मनी जो फिशर्स की पढ़ी थी उसके अंदर क्या था कि वो प्राइस लेवल पे डिपेंड है। ये जो दी थी रीस्टेटमेंट, यानी कि इसी को ही दोबारा वो किया गया था, रिपीट किया गया था, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस के साथ। कैसे? ये दी थी हमारे मिल्टन फ्रीडमैन ने, ये ध्यान रखिए भाई, मिल्टन फ्रीडमैन ने दी थी। ठीक है, सेकंड थिंग इसके अंदर क्या चीज आ जाती है, रिस्टेटमेंट क्वांटिटी थ्योरी क्या था? इसने जो बोला था ना, मिल्टन फ्रीडमैन क्या कहता था, मिल्टन फ्रीडमैन यहाँ पर बात करता था कि जो डिमांड फॉर मनी जो की जाती है ना वो एसेट्स क्रिएट करने के लिए की जाती है। ये पॉइंट इसने मेनली ऐड कर दिया था, बाकी सारा का सारा फिशर्स वाला ही था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसने कहा था कि एसेट्स को खरीदने के लिए, जो एसेट्स होते हैं उसको क्रिएट करने के लिए हमको डिमांड फॉर मनी ज्यादा करते ही करते हैं। ओके उसके बाद एक है इनकम थ्योरी। हाँ जी इनकम थ्योरी की बात करता है, इनकम थ्योरी ऑफ मनी। ये किसने दी? ये दी थी भाई केंज ने, हमारे केंज ने दी थी। ठीक है, केंज क्या कहता है कि जो इन डिमांड फॉर मनी जो है वो कहीं ना कहीं जो फंक्शन है किसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम का फंक्शन है। ये थ्योरी मैं कंप्लीट बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 18 है वो मेरे हिसाब से, एक बार मैं बता देता हूं आपको। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर है, तो ये चीज देख लीजिए, वो थ्योरी आप वहां पे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 18 से आप सर्च कर सकते हैं, इजीली मिल जाएगी। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब बात करते हैं यहाँ पर कि हमारी क्रोनोलॉजी क्या थी यहाँ पर। तो क्रोनोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास कौन सी, फिशर्स इक्वेशंस आई थी। देन उसके बाद हमारे पास कैश बैलेंस अप्रोच आई। देन उसके बाद हमारी इनकम थ्योरी केंज की आई, फिर उसके बाद रीस्टेटमेंट आई थ्योरी। तो डी इसका आंसर रहेगा, 34 का आंसर रहेगा डी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट देखते हैं 35। देखिए 35 क्वेश्चन के अंदर है काफी सारे ना थ्योरी है, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उनकी बात करता है। क्या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में काफी सारे आते हैं, जैसे एक आता है एडम स्मिथ आता है। ठीक है, एडम स्मिथ है, या फिर हम कहें माल्थस है, या फिर हम बात करें यहाँ पर डेविड रिकार्डो है। ठीक है, डेविड रिकार्डो है, या फिर हम बात करें यहाँ पर जीएस मिल भी है शायद, हाँ जी जीएस मिल भी है। तो ये काफी सारे हैं। तो अब बात आती है कि इनके अंदर कौन किस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है। तो सबसे पहले जो था एडम स्मिथ फर्स्ट नंबर पे आया था, सेकंड नंबर पे माल्थस आया था, थर्ड नंबर पे हमारे पास शायद मिल था, हाँ जी जेएस मिल थर्ड नंबर पे था, फोर्थ नंबर पे डेविड रिकार्डो था। ठीक है, एडम स्मिथ की थ्योरीज जो है
जो नॉर्मली एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी इन्होंने दी थी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, माल्थस का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता देता हूं भाई, माल्थस में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, और जरूर से जरूर याद भी कर लीजिएगा। माल्थस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, दैट इज नोन एज इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट। जो इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। हमें ना केंज की थ्योरीज में पढ़ते हैं इफेक्टिव डिमांड के कॉन्सेप्ट को, लेकिन ध्यान रखिएगा केंज ने इसलिए लिया था ये कॉन्सेप्ट इससे लिया था। तो ध्यान रखिएगा, दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ये कि इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया किसने, माल्थस ने। दूसरा, केंजियन थ्योरी के अंदर इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, तो उसने माल्थस से लिया था, ये ध्यान रखिएगा। डेविड रिकार्डो के बारे में हम बोल सकते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दी थी भाई, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दी थी इन्होंने। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो आंसर आई होप यहां से कर लेंगे, इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन, इसका आंसर रहेगा भाई। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। शुम्पीटर की थ्योरी भाई बहुत अच्छा है, शुम्पीटर जबरदस्त बंदा था ये तो शायद, है ना। अच्छा, बाहर से पैरेट की आवाज आ रही होगी भाई, है ना, तो वो मेरे पेरेंट्स बेचारे बोलते रहते हैं, क्या करें, काफी सारे हैं, तो उनको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं आज आपको शायद। हाँ, तो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस शुम्पीटर मॉडल, हाँ जी शुम्पीटर मॉडल की बात करते हैं हम लोग। तो शुम्पीटर मॉडल के अंदर क्या है, इसने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो काफी सारे, मतलब 4-5 कॉन्सेप्ट्स दिए थे इस तरह से कि भी हाँ इसको आगे बढ़ाया जा सके। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए सबसे पहले इसने क्या किया था, एक जो इसकी जो थ्योरी थी, उस थ्योरी के अंदर जो सीक्वेंशियल आती है चीजें, तो आता है ब्रेकिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो, ब्रेकिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो, यानी कि कहता है सर्कुलर फ्लो जो है एक मतलब कि भाई हाँ लो इन्वेस्टमेंट होगी तो लो डिमांड होगी, तो लो डिमांड होगी तो लो प्रोडक्शन, ये जो सीक्वेंस से चलता है ना, उसको तोड़ने के लिए बात करते हैं कि सबसे पहले सर्कुलर फ्लो को जो है हमें ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, जो ब्रेकिंग आती है इसकी, उसके बाद जो हमारा एक और आता है उसी कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाता है, इनोवेशन की बात कर लेता है एक, ये इनोवेशन की बात कर लेता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्टली मिस मैच में ये क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है कि इनोवेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये दिया था हमारे सर इसने शुम्पीटर ने दिया था। ठीक है, उसके बाद आता है बैंक क्रेडिट के बारे में आ जाता है कि भाई हाँ एंटरप्रेन्योर वगैरह जो होते हैं ना, बैंक क्रेडिट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है, बैंक क्रेडिट होगा। उसके बाद स्वॉन लाइक क्लस्टर्स इंपॉर्टेंट है, स्वॉन लाइक क्लस्टर्स, स्वॉन लाइक क्लस्टर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ये मिस मैच में पक्का आता है। ठीक है, स्वॉन लाइक क्लस्टर के उसके बाद एंटरप्रेन्योर की बात कर लेता है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ये एक ब्रेकिंग सीक्वेंस था इनका कि सबसे पहले सर्कुलर फ्लो को तोड़ा जाए, इनोवेशन की जाए, इनोवेशन का मतलब समझ रहे हैं, नई 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 टेक्नोलॉजी लाई, नई मेथड्स लाए गए, काफी सारी नई चीजें ऐड की जाए, वो वाली बात करता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखिएगा आंसर में, ब्रेकिंग सर्कुलर फ्लो, इनोवेशन, बैंक क्रेडिट, स्वॉन लाइक क्लस्टर्स, ये इसका ऑप्शन रहेगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 37 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अच्छा भाई, काफी एक दो बच्चे मेरे को बोले थे थोड़ा सा स्पीड कम करें, भाई पता है क्या बात है, मैं चाहता हूं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। आप लोग तो पोज करके भी देख सकते हैं इजीली, बट मैं पोज नहीं कर सकता यहाँ पर कि मैं पोज कर दूं और फिर वह बताऊं आप लोगों को, ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर वो जो वीडियो ना लेंथी हो जाती है, फिर बच्चा उसको सोचता है ये इतनी बड़ी वीडियो, तो वो देखना भी पसंद नहीं करता उस चीज को। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वीडियो, वैसे एक बात तो है कि भाई जिस बच्चों के अंदर डेडिकेशन होती है ना, चाहे 10 घंटे की वीडियो बना दो, वो बच्चा जरूर देखता है। तो जिसके भी मन में ये चीज है ना कि हाँ उसको क्वालिफाई करना है, तो वो बच्चा जरूर देखेगा। तो प्लीज भाई काम किया करें, ऐसी बात नहीं है, आपके लिए काम किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, हाँ जी, अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज इन द ऑर्डर ऑफ द अपीयर्ड। हाँ जी, काफी सारी थ्योरीज है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, लियोनटिफ पैराडॉक्स एंड फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर शायद इसके अंदर 8th क्वेश्चन है, इसी पेपर्स में मैंने पीछे करवाया है, 8th क्वेश्चन है। तो उसके अंदर मैंने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एंड जो एडम स्मिथ की थी वो, और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जो कि डेविड रिकार्डो की थी, वो दोनों को ही बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज उसको विजिट कर ले अच्छे से, जाकर के क्वेश्चन नंबर 8 मिल जाएगा आपको। ठीक है, देन उसके बाद आता है लियोनटिफ पैराडॉक्स की बात करता है, लियोनटिफ पैराडॉक्स की बात करते हैं। ये क्या चीज थी, देखिए ये बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। लियोनटिफ ने एक चीज नोटिस की थी, हम नॉर्मल थ्योरीज क्या कहती हैं, नॉर्मल थ्योरी कहती हैं, सारी की सारी इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरी है वो कहती है कैपिटल लेबर रेशियो। अगर कोई भी जो एक कंट्री है, अगर वो कैपिटल अबेंडेंट है, मतलब उसके अंदर कैपिटल ज्यादा है, तो वो नो डाउट कि वो उसका रेशियो जो होगा वो इंक्रीज करेगा, है ना, जो कैपिटल लेबर रेशियो वो इंक्रीज करेगा। बट अगर हम वहां पे यूएसए का डाटा कलेक्शन देखें, डाटा जो देखा गया वहां पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि कैपिटल लेबर रेशियो इंक्रीज हो रही हो। बट स्टिल
तो फिर वहां पर ये जो कहा गया ये था लियोन्टिफ पैराडॉक्स। इसको जो सोल्व किया था वो किया था के सिंह ने, इसको सोल्व किया था भाई, ध्यान के KESSING। तो के सिंह ने इसको सोल्व किया था। उसने कहा था, किस बात से कह के सोल्व किया था, उसने कहा था कैपिटल लेबर रेशियो जो इंक्रीज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यूएसए का जो ह्यूमन बीइंग है वहां के, वो अपने आप में कैपिटल का काम करते हैं, वो वेल एजुकेटेड, वेल एस्टेब्लिश्ड है और वो बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो रेशियो जो है कैपिटल के काम पे करते हैं, वो एक ह्यूमन कैपिटल का काम करती है। तो ये एक केसिंग ने इसको सोल्व किया था लियोन्टिफ पैराडॉक्स को। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी। हाँ जी, फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी जो है ये आएगी हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ जी, फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी, ठीक है। फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी के अंदर क्या चीजें हैं, इसको हम लोग एचओ थ्योरम भी बोल देते हैं, एचओ थ्योरम यानी कि हेक्स्चर-ओलिन थ्योरम भी हम इसको बोल देते हैं, या फिर हम इसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मॉडर्न थ्योरी ऑफ आईटी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये तीनों ही इसके नाम है, तो ध्यान रखिएगा। इस थ्योरीज के अंदर क्या कहता है कि ये है ना, यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं दो तरीके से। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ये पहला ऐसा मॉडल था भाई जो 2x2x2 का मॉडल था, यानी कि 2 कंट्रीज, 2 कमोडिटीज और 2 ही फैक्टर। ये इसने ही 2 फैक्टर्स की शुरुआत, 2 फैक्टर मतलब कैपिटल और लेबर दोनों को ही लेके चला था। अदरवाइज डेविड रिकार्डो की बात करें, एडम स्मिथ एब्सोल्यूट एडवांटेज में, कंपैरेटिव एड में, वो सिंगल फैक्टर की यानी कि लेबर की बात करते हैं, होमोजेनियस लेबर की बात करते थे। तो यहां पर आ जाएगा डबल फैक्टर्स की बात की थी, कैपिटल एंड लेबर दोनों। तो इसको सोल्व करने इसने 2 क्राइटेरिया दिए थे। फर्स्ट वन इज अ प्राइस क्राइटेरिया एंड सेकंड वन इज अ फिजिकल क्राइटेरिया। अब ये क्या चीजें हैं, प्राइस क्राइटेरिया क्या है, अगर मान लीजिए प्राइस जो है एक कंट्री का, कैपिटल का एक कंट्री के अंदर, और प्राइस जो है लेबर का एक कंट्री के अंदर, मान लीजिए ग्रेटर है प्राइस जो है कैपिटल का बी कंट्री के अंदर, प्राइस जो है लेबर का बी कंट्री के अंदर, अगर ऐसा कुछ है। यहां पर मान लीजिए फिजिकल कैपिटल ऑफ ए अपॉन में लेबर ऑफ ए ग्रेटर देन मान लीजिए कैपिटल ऑफ बी अपॉन में लेबर ऑफ बी कंट्री, है ना। तो ये क्या फर्क है, देखिए यहां पर कहता है कि अगर ये चीज ज्यादा है, इस साइड वाली रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो है ये कंट्री जो होगी लेबर अबंडेंट होगी, लेबर अबंडेंट है। क्यों, देखिए यहां पर ना प्राइस की बात कर रहा है भाई, ध्यान रखिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये रेशियो कैसे इंक्रीज होगा, यहां पर प्राइस की बात कर रहा है। अगर कोई भी चीज किसी भी देश में महंगी है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वहां पर उसकी स्कैर्सिटी है, इसीलिए वो महंगी है। तो जो चीज ज्यादा है, लेबर इसका मतलब ज्यादा है, ये रेशियो ऑलरेडी ज्यादा हो रही है, मतलब नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है। तो इस तरीके से ये वाले इस तरफ कर लीजिए थोड़ा सा, हाँ जी ठीक है, हाँ इस तरह से ठीक है। ये तो यहां पर प्राइस की बात करता है, प्राइस के लिए फिजिकल क्राइटेरिया यानी कि कैपिटल और लेबर अबंडेंट। तो यहां पर ये कैपिटल अबंडेंट है, यानी कि कैपिटल अबंडेंट का मतलब समझें कि यहां पर कैपिटल ज्यादा है, लेबर कम है, इसलिए रेशियो ज्यादा आ रही है। तो ये थी फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी, हेक्स्चर-ओलिन ने ये दी थी। मॉडर्न थ्योरी ऑफ आईटी भी हम इसको कह सकते हैं। ओके, सारी थ्योरीज हो चुकी है, तो देखते हैं भाई इसके अंदर आंसर आना चाहिए, सी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। सबसे पहले एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी आई थी एडम स्मिथ की, फिर उसके डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी आई थी, देन उसके बाद फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी आई थी, देन उसके बाद लियोन्टिफ पैराडॉक्स आया था। आई होप आप लोगों को इजीली ये समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सीक्वेंशियल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन सीक्वेंशियल। अच्छा, हाई मास कंजप्शन, ट्रेडिशनल सोसाइटी, टेक ऑफ स्टेज, ड्राइव टू मैच्योरिटी। देखिए भाई ये जो थ्योरी है, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक कौन सा है, 38। ओके 38 जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर रोस्ट्रो की थ्योरी की बात की गई है, रोस्ट्रो ग्रोथ थ्योरी की बात की गई है। रोस्ट्रो की ग्रोथ थ्योरी क्या कहती है कि किस तरह से एक सोसाइटी जो है वो एक हाई लेवल पर जाती है, तो वो कहां से काम करती है, कैसे कैसे काम करती है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले ट्रेडिशनल सोसाइटीज होंगी, इसने जो कॉन्सेप्ट दिया ना वो बता रहा हूं आप लोगों को, ट्रेडिशनल सोसाइटीज होंगी, देन उसके बाद प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ आएंगी, प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ आएंगी, देन उसके बाद जो हैगा टेक ऑफ आएगा, टेक ऑफ कंडीशन आएगी, देन उसके बाद हाई मास कंजप्शन आएगा, सॉरी ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड हाई मास कंजप्शन, ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड देन उसके बाद आएगा हाई मास कंजप्शन, हाई मास कंजप्शन की ये बात करेगा यहाँ पर। ये क्या चीज है, देखिए ट्रेडिशनल सोसाइटी सबसे पहले जो है बिल्कुल पुराने जमाने के पुराने ख्यालात के तरह ये लोग होते हैं। फिर प्री कंडीशंस आएंगी, थोड़ा थोड़ा सा हम लोग चलना शुरू करेंगे, ग्रोथ करना शुरू करेंगे, हमारी कंडीशंस ऐसे आएंगे, हम थोड़ा सा इंप्रूव करना शुरू करेंगे। टेक ऑफ कंडीशन, हम एकदम हाई लेवल पे जाना शुरू कर जाएंगे। ड्राइव टू मैच्योरिटी, हम पूरे ही मैच्योर हो जाएंगे, मतलब एक तरह से
एम्प्लॉयमेंट भी होगी या फिर हम लोग कंजप्शन भी हमारी एक्स्ट्रा होगी, हाई मास कंजप्शन यानी कि हम लोग बहुत बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहने लग जाएंगे। दैट इज द रोस्टो की ग्रोथ थ्योरी थी भाई, ये सारे के सारे सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान सी थ्योरी। तो इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन आपका इसका आंसर रहेगा। 39 क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा देख लेते हैं क्या क्या था। ओके, लैंड रेवेन्यू की बात करता है, आई होप ये भी कर दूं मैं सब। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट इसके अंदर की लैंड रेवेन्यू, अच्छा टैक्सेस की बात कर रहा है, कब कब आए लैंड रेवेन्यू टैक्स, ध्यान रखिएगा भाई। लैंड रेवेन्यू टैक्स जो था, लैंड रेवेन्यू टैक्स ये 1793 में शुरू हुआ था। कॉर्नवालिस ने इसको शुरुआत की थी लैंड रेवेन्यू टैक्स की। ओके देन उसके बाद सेल्स टैक्स, हाँ जी सेल्स टैक्स 1956 में आया था, 1956 के अंदर आया था। और कौन सा है भाई, मोडवेट 1986 में आया था भाई, ये मोडवेट मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स, मोडवेट मॉडिफाइड वैल्यू 1986 के अंदर आया था। एक और कौन सा है, सर्विस टैक्स, ये 1995 में आया था भाई, सर्विस टैक्स ये 1995 में आया था। तो इसके अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस आपको एज देख ही सकते हैं आप। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, इसका आंसर रहेगा। ये आपके 39 तक क्वेश्चंस हो चुके हैं, उसके बाद जो मैथमेटिकल्स के क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा भाई, प्लीज फोकस करिए स्टडीज के ऊपर, बहुत जल्द आपका एग्जाम आ सकता है। तो देखिए मैंने मैक्सिमम चांसेस ये रखे हैं कि जल्द से जल्द ये पेपर कंप्लीट होते ही ना, उसके बाद फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर ज्यादा जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस होते रहेंगे, बहुत इजीली होते रहेंगे। डेडिकेशन दिखाइए स्टडीज के प्रति, अपना लगाव रखिए भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो इस कोरोना काल में जो काम करेगा वो बंदा कामयाब भी है, 101% है, यकीन मानिए। और आपको ये वीडियोस अगर पसंद आ रही है, हाँ सीक्वेंस में चल रही है, अच्छा सा चल रहा है कि हाँ आप लोगों को बेनिफिशियल हो रहा है, तो प्लीज कमेंट लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा, एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लिया कीजिएगा। और उसके बाद एक नया जो है हम बैच शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस रहेंगी हमारे पास, तो उसके बारे में एक वीडियो आएगी छोटी सी, उसके बारे में बता दिया जाएगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सेफ रहें, घर पर रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।